क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि a consumer consumes only two goods X and Y whose prices are 3 and 4 respectively. If the consumer chooses a combination of two goods with the margin utility of X equal to 4 and that of Y equal to 3, the consumer will be। तो आपके पास चार ऑप्शन दी हुई है, इसमें से आप क्या करेक्ट मारेंगे? एम यू ऑफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है? 4। और एम यू ऑफ वाई आपको दिया हुआ है 3। प्राइस ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3 और प्राइस ऑफ वाई आपको दिया हुआ है 4। तो अब बताओ कि कंज्यूमर की क्या सिचुएशन रहेगी अगर वो ये कॉम्बिनेशन चूज करता है तो। फटाक से बताओ जरा। यश, विहान, श्रेयान, अक्षिता, परम। सर एक्स का ही करेगा ना, क्योंकि इसको प्राइस कम है तो अब है आप ना, देखो इसलिए। इस केस में आपके सामने टू गुड्स की इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है। एम यू ऑफ एक्स हम्म। अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई। तो अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूं तो 4/3 इक्वल टू 3/4। तो ये आ रहा है आपका 1.3 और ये आ रहा है आपका 0.7। 4 7 28, 0.75। तो 1.3 इज ग्रेटर देन 0.75, यानी एम यू एफ एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू एफ वाई अपॉन पी वाई। तो इस केस में कंज्यूमर एक्स के ज़्यादा लेगा और वाई के कम। तो बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। श्रेयान ठीक है आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। डैश मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओपन आंसर देंगे? बजट नहीं। और कोई आंसर? यश, विहान, अक्षिता, परम। बजट लाइन। एमआरटी। बजट लाइन। सारी बोल दो। अक्षिता तुम भी कुछ बोल दो। सर MRS। वेरी गुड। एम आर एस। एम आर टी जो होता है ना, वो आपका पीपी कर्व को बताता है, उसके स्लोप को एम आर टी। बजट लाइन जो है वो आपकी प्राइस लाइन है, ठीक है, या प्राइस रेशो। एम आर एस बताता है आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्यों? एम आर एस क्या है? एम आर एस इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। तो एक एक्स को बढ़ाने के लिए कितने वाई को सेक्रीफाइस करते हो, दैट इज एम आर एस। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सेक्रीफाइस in order to consume the another commodity. Question number 3. When income of the consumer falls, the impact on the price demand curve of the inferior good is। जब कंज्यूमर की इनकम गिरेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड। डिमांड कम इंक्रीज हो होगी जाएगी तो ना। सी पार्ट होगा ना। और कोई आंसर? जब इनकम गिरेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड। यश, परम। कम हो जाएगी ना। बढ़ेगी ना। सर राइट साइड। इट विल शिफ्ट टू दी राइट, क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर आपका अदर फैक्टर है और अदर फैक्टर में प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपकी क्वांटिटी है। अगर इनकम गिरेगी तो कंज्यूमर इंफीरियर गुड की डिमांड ज़्यादा करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि जब इनकम गिरती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है, सुपीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में आपकी क्या बनेगा? राइटवर्ड शिफ्ट, शिफ्ट टू दी राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं इन द गिवन फर्स्ट फिगर द मूवमेंट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ए से बी की तरफ मूवमेंट अगर होती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओपन आंसर दे दो, कोई बात नहीं। सर ऑप्शन डी। प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स एंड लेस यूनिट ऑफ एक्स। क्या ये सही बोला श्रेयान इसने? अक्षिता, अच्छा। विहान। शायद। अगर आपको ए यस से सर बी आई की। थिंक सो। मुझे हाँ तो सी लग रहा है। वेरी गुड श्रेयान, सी आंसर करेक्ट है। सी। क्योंकि अगर हाँ। आपको ए से बी की तरफ जाना है, अगर ए से बी की तरफ जाना है तो आप एक्स को बढ़ाओगे और वाई को सेक्रीफाइस करोगे, तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स विल बी मोर एंड वाई विल बी लेस, ठीक है। यश, उल्टा कहाँ से जा रहा है? वो तो सीधा जा रहा है नीचे। क्वेश्चन नंबर 5।
एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होता है? आपको पता है कि टोटल फिक्स्ड आपकी कांस्टेंट होती है शॉर्ट रन में, तो आउटपुट बढ़ती जाएगी, तो टीएफसी अपॉन आउटपुट पर यूनिट आउटपुट आपकी एएफसी कम होती चली जाएगी, तो एएफसी इज अ, सर तो falls as per more units are produced. तो ऑस्ट्रेलियन ए फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस, सी पार्ट, गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा और वाला पार्ट बताओ इसका, और वाला पार्ट, विच ऑफ सर द ऊपर फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट, आंसर दो। डी है ना सर? आंसर इज डी, ठीक है, हम्म, क्योंकि एमसी इज चेंज इन टीसी, टीसीएन माइनस टीसीएन, अगर टीवीसी होता तो उसको मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज प्रोडक्शन कर्व इज इन द इनपुट आउटपुट प्लेन विल बी, इनवर्सेस। एवरेज प्रोडक्ट, एपी कर्व कैसा होता है? एपी कर्व आपका इनवर्स यू होता है पागल, इनवर्स एस कहाँ से हो गया? आप लोग अपना रिवाइज करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, व्यान खासकर तू यस रिवाइज सर। करो, अगले बार प्रैक्टिस पेपर में बैठना है तो रिवाइज करके बैठना, ऐसे मत बैठना। हाँ जी, इफ द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स चेंजेस ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, द मार्केट सप्लाई कर्व विल, सोच लो आंसर इसका जरा, क्या आंसर है श्रेयान? ए। ए, हाँ जी ठीक है, आज का आंसर ए, या कोई और आंसर है किसी के पास? सर ए होगा। बिल्कुल ठीक आंसर है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्यों? क्योंकि राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट क्या है? कॉस्ट ऑफ इनपुट्स वगैरह, तो अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट महंगी होगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेगा, तो अदर फैक्टर है तो सप्लाई आपकी प्राइस सेम रहता है, तो आपका शिफ्ट का केस बनेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, करेक्ट है। ए, एट्थ क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन डायग्राम ओपी इज द मार्केट डिमांड एंड OP1 इज द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस ऊपर की तरफ, तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ऑप्शन ए। प्राइस वेरी, सेलिंग सर। कौन सा परम? प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग। अक्षिता, श्रेयान, विहान, प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग हमेशा गवर्नमेंट फिक्स करती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो कि नीचे बनता है, और फ्लोर प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है ऊपर फार्मर्स या प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए। सिंपल सी बात है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है यानी मार्केट में ज़्यादा सप्लाई है डिमांड कम है, तो इसका मतलब सप्लायर के बेनिफिट के लिए प्राइस बढ़ाया गया है प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए, तो दैट इज फ्लोर प्राइस। यश क्या कर रहा है भाई? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, इतनी ज़बरदस्त तैयारी कराने के बाद भी। What will be the effect on the equilibrium market price of a good if demand decreases and supply increases? इसको डायग्राम प्लॉट करके चेक करो जरा, डायग्राम प्लॉट करते हैं, ये आपका डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। वो कहता है व्हाट विल हैपन इफ द डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस, तो उसने कुछ नहीं बोला कि कितना, तो हम बराबर ले लेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस गिर जाएगा। डिमांड डिक्रीजेस और सप्लाई इंक्रीजेस, तो आपका क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। हम्म, एक बार सर आप फिर एक्सप्लेन कर सकते हो? उसने बोला है कि डिमांड अगर डिक्रीज कर जाती है और सप्लाई इंक्रीज कर जाती है तो क्या होगा? डिमांड डिक्रीज करेगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सप्लाई इंक्रीज करेगी राइटवर्ड शिफ्ट, यहाँ मीट कर रही है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, प्राइस गिर गया। 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे।
दिख नहीं रहा 10th क्वेश्चन। अभी दिखेगा, देख। पढ़ो जरा, 10th पढ़ो। What will happen if the price prevailing in the market is above the equilibrium price or below the equilibrium price? इस पे आप क्या आंसर लिखोगे? अगर आपका ये आपका डिमांड है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। वो कहता है कि अगर आपका मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है तो क्या होगा, और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है तो क्या होगा? हाँ जी, कौन बताएगा? अगर अबव इक्विलिब्रियम प्राइस है तो क्या होगा? अगर आपका मार्केट प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस है तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी ना। इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर ज़्यादा आपको पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया था? When the market price is above equilibrium price, which means there is a एक्सेस। situation of excess supply। क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, कंज्यूमर कम डिमांड कर रहा है। सो सिचुएशन क्या आपके सामने? एक्सेस सप्लाई। एंड एक्सेस सप्लाई मैंने विल तो ये लीड बोला टू डिमांड कम हो जाएगी ना। एक्सेस सप्लाई विल लीड टू कंपटीशन अमंग दी प्रोड्यूसर्स। और जब प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन होगा तो प्राइस विल टेंड टू फॉल। और जब प्राइस फॉल करेगा तो आपकी डिमांड ए पॉइंट से एक्सपेंशन पे आ जाएगी और सप्लाई बी पॉइंट से कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन ना हो जाए, रिटेन ना हो जाए। अगर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है तो क्या होगा? देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। और जब एक्सेस डिमांड होती है तो कंपटीशन अमंग दी कंज्यूमर। कंज्यूमर्स। और जब कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होगा तो प्राइस विल टेंड टू राइज। जो कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस पे करेगा वो माल ले जाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई विल एक्सपैंड एंड डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, शोन विद द हेल्प ऑफ एरोज। और ये कब तक चलेगा प्रोसेस? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। कोई डाउट? अक्षिता, विहान, यश, श्रेयान? नो सर। क्लियर है सर। कैन यू थिंक ऑफ एनी कमोडिटी on which price ceiling is imposed in India? What may be the consequence of price ceiling? कोई ऐसी कमोडिटी जिस पे प्राइस सीलिंग इम्पोज होता है? होता है किसी पे? असेंशियल ग्रेन्स सारे। असेंशियल ग्रोसरीज। असेंशियल कमोडिटीज, राइस, ऑयल, केरोसिन, दाल चावल चीनी आटा दाल, ये सब पे आपके मतलब वो एसेंशियल ग्रोसरीज के अंदर आ गया ना फिर। असेंशियल कमोडिटीज पे। तो अच्छा द कमोडिटी अच्छा अच्छा। एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स पे ओके। गवर्नमेंट आपका प्राइस सीलिंग इम्पोज करती है। और इस प्राइस पे, ये सब्सिडाइज प्राइस पे, सीलिंग प्राइस है, सब्सिडाइज प्राइस पे गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स वगैरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करेगी। इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है? ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा? कम प्राइस पे होर्डिंग कर लेगा अपने पास और उसे फिर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से मार्केट में ज़्यादा प्राइस पे सेल करेगा। ठीक है, ये उसकी कॉन्सिक्वेंस होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस। पहला बताओ, पॉजिटिव है नॉर्मेटिव? पढ़ो। पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। इंडिया जम 23 फैक्ट की बात बता रहा है, फैक्ट्स आर पॉजिटिव और गवर्नमेंट शुड फर्दर नॉर्मेटिव। सर ये नॉर्मल। नॉर्मेटिव। क्योंकि नॉर्मेटिव क्या नॉर्मेटिव। बताता है? नॉर्मेटिव आपकी सजेशंस देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। फिर लिबरलाइज का मतलब क्या होगा इसमें? लिबरलाइज, ऊपर है। फ्रीडम, फ्रीडम देना एक तरह से। अच्छा। हाँ जी। डिस्कस ब्रीफली यूजिंग द हाइपोथेटिकल शेड्यूल द रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू। एमयू और टीयू में क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू? आपको शेड्यूल से बनाना है। तो शेड्यूल क्या बनेगा? बोलते चलो यार, सपोज मैंने लैंड ले ली 1 एकड़ की, लेबर मैंने ले लिया, ठीक है, और एमयू, क्योंकि सॉरी ये तो अच्छा टीयू एमयू बनाना है, मैं ये प्रोडक्शन में कहाँ जा रहा हूँ, टोकते भी नहीं हो तुम।
सर मैं वही कहने सर आपकी वाला था स्क्रीन सर। ही हैंग हो रही है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कुछ, क्या लिख रहे हो आप? वहां पे तो यही कहेंगे ना, जब एमयू पॉजिटिव होगा टीयू पॉजिटिव होगा, जब एमयू जीरो होगा टीयू मैक्सिमम होगा, जब टीयू अपना एमयू नेगेटिव में जाएगा तब टीयू डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। उसने सबसे पहले तुमसे बोला है एक शेड्यूल बनाने के लिए। सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाने के लिए बोला है। क्या श्रेयांश स्क्रीन मतलब दिख रही है? नंबर से डिटोनेट करना है ना, दिख रही है, बट मतलब जैसे आप लिख रहे हो ना, काफी देर में हाँ तो लोड हो रहा है सर वो। लैग कर थोड़ा रहा है लैग आपने। हो रहा है मतलब। उसने बोला है TU MU का हाइपोथेटिकल शेड्यूल बना के। आपको डायग्राम नहीं मांगा, शेड्यूल से आपको समझाना है। तो आपका शेड्यूल में हम ले लेंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड। यहाँ तो नहीं कर रहा लैग? नो सर। अब MU आपको पता है, ड्यू टू लॉ ऑफ DMU एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड MU गोज ऑन फॉलिंग। दैट से हमने ले लिया 10 8 5 3 2 0 -3। TU क्या होता है? TU इज सम टोटल ऑफ MU 10 18 23 26 28 28 25। So what will be the relationship between TU and MU? TU will increase at a decreasing rate. TU increase कर रहा है decreasing rate पे as long as MU is continuously falling but positive, zero नहीं मिला, till fifth unit of units consumed. At sixth unit consumed, TU is maximum when MU is zero. At seventh unit consumed, TU finally falls as MU is negative. कोई डाउट? अगला कह रहा है डिस्कस ब्रीफली यूजिंग द हाइपोथेटिकल शेड्यूल ऑफ DMRS। DMRS का शेड्यूल बना के आपको IC की कॉन्वेक्सिटी समझानी है। सपोज आपको कॉन्सेप्ट का मतलब है DMRS कहाँ यूज होता है, जब IC कॉन्वेक्स होता है। तो आपको एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाना है जिससे आप DMRS की कॉन्सेप्ट को समझाओगे। गॉट इट? यूनिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड हो गए आपके 1 2 3 4 5। आप इसके बाद आप ले लो आपका, हमने DMRS बनाना ना, तो दो गुड्स ले लो आप, X और Y। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन होगा ना पहला तो आपका। तो पहला बन गया आपका कॉम्बिनेशंस A B C D एंड E। X इंडिफरेंस कर्व X और Y को टच नहीं करता, तो इसलिए 1 2 3 4 5। टोटल इसका 15 हो गया। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की कॉन्वेक्सिटी को बनाने के लिए, इंडिफरेंस कन्वेक्स क्यों होता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और DMRS का मतलब है कि एक एक यूनिट हर बार एक एक यूनिट एक्स को बढ़ाने के लिए, हर बार एक एक यूनिट एक्स को बढ़ाने के लिए आप लेसर एंड लेसर यूनिट ऑफ वाई को सेक्रीफाइस करते हो। तो हमने इस तरीके से शेड्यूल बनाना है कि वाई का सेक्रीफाइस कम होता जाए। तो 1 2 3 4 5 टोटल हो गया 15। 15 -5 10। 10 -4 6। 6 -3 3। 3 -2 1। अगर इसका मैं MRS निकालूं, तो MRS होता है चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। एक्स गेन हो रहा है, वाई सेक्रीफाइस। तो ये आपका निकल आएगा 15 -10 5 डिवाइडेड बाय 2 -1 1 5। 10 -6 4 डिवाइडेड बाय 3 -2 1। 6 -3 3 डिवाइडेड बाय 1। 3 -1 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो गया आपका MRS, जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। राइट? सो MRS इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ DMRS हाइपोथेटिकल। तो आप क्या बोलोगे? ये शेड्यूल बना के DMRS निकालने के बाद आप क्या लिखोगे नीचे? आप नीचे लिखोगे with every additional unit of one commodity, say X consumed, the lesser and lesser unit of Y is sacrificed due to law of DMU. This makes the IC curve convex to the region. तो ये आपका इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। गॉट इट? न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उतारो इसको। फॉर्मूले एक बार को लिख देता हूँ, आगे से खुद याद रखना।
टीसी होता है आपका टीवीसी प्लस टीएफसी, या टीएफसी प्लस टीवीसी एक ही बात है। एवीसी होता है आपका टीवीसी अपॉन आउटपुट, ठीक है। और आपको टीवीसी निकालने के लिए आप एमसी भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आपको एमसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके अपना, और टीसी माइनस टीएफसी टीवीसी या टीसी माइनस टीवीसी टीएफसी, इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके आप इसका शेड्यूल, कॉस्ट शेड्यूल का आंसर निकालो। चलो फटाक से। जीरो यूनिट पे टीसी, हमने पता है, हमें पता है कि आपका जीरो लेवल पे आपका टीएफसी टीसी के बराबर होता है, क्योंकि टीसी इज टीएफसी प्लस टीवीसी। जीरो लेवल पे टीवीसी जीरो होता है, टीएफसी कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। तो जो जीरो लेवल पे टीसी है वही आपका टीवीसी, जो आपका जीरो लेवल पे टीसी टीएफसी है वही आपका टीसी है। तो यहाँ पर टीएफसी का कॉलम बना लो, 200 200 200 200, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। टीसी माइनस टीएफसी टीवीसी, 200 माइनस 200 जीरो। अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ, एवीसी इंटू आउटपुट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टीवीसी आ जाएगा 100 इंटू 1, 100 टीवीसी हो गया, ठीक है। और टीवीसी प्लस टीएफसी टीसी, 100 प्लस 200 300 हो गया। फिर टीवीसी प्लस टीएफसी 180 प्लस 200 380 हो गया। और एवीसी इंटू आउटपुट क्रॉस मल्टीप्लाई 80 इंटू 3 240 हो गया। अच्छा सॉरी, ये हो गया ना 240, 240। एवीसी इंटू ये 100, ये हाँ ठीक है 240। और 240 टीवीसी 240 टीएफसी 200, तो ये हो गया 440। तो ये आपका 440 आ जाएगा, ठीक है। और टीसी 490 टीएफसी 200, 490 माइनस 200 290 हो गया आपका टीवीसी। और एवीसी हो गया टीवीसी अपॉन आउटपुट 290 अपॉन 4, तो 290 अपॉन 4, 4 6 द 24, या 4 7 द 28, 1 4 2 द 72.5, तो ये आ गया। और 180 अपॉन 2 90। बस ये, कोई डाउट किसी को इस न्यूमेरिकल में? अक्षिता, परम, श्रेयान, यश, विहान। No, sir. नो हाँ नहीं जी, सर। No, sir. कैमरा ऑन करो भी फटाफट कैमरा। क्वेश्चन नंबर 15, सपोज द डिमांड एंड सप्लाई का भी इक्वेशन आपको ये दी हुई है, ये आपका डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। आपको डिमांड और सप्लाई फंक्शन यूज के करके वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है कमोडिटी एक्स की। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो डिमांड और सप्लाई फंक्शन यूज करके निकालो इसको, चलो फटाफट। इजी है तो। डिमांड फंक्शन क्या है श्रेयान बता। 1700 माइनस 2p और इज इक्वल सप्लाई टू फंक्शन 1300 प्लस 3p। इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर्मूला कब मिलता है? इक्विलिब्रियम प्राइस जब क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो 1700 माइनस 2p इक्वल टू 1300 प्लस 3p। तो ये हो जाएगा 1700 माइनस 1300 इक्वल टू 5p। तो 400 इक्वल टू 5p, तो p इक्वल टू 400 अपॉन 5 इक्वल टू 80, ठीक है। 80 प्राइस आ गया आपका। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालते हैं। डिमांड फंक्शन में 1700 माइनस 2 इंटू 80, और सप्लाई में 1300 प्लस 3 इंटू 80। तो ये हो जाएगा 1700 माइनस 160, कितना? 1540। और ये हो जाएगा 1540। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी निकल आई, और इक्विलिब्रियम प्राइस निकल आया। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। No, sir. कह रहा है what is meant by diminishing returns to factor? Discuss any two reasons for the operations to be diminishing returns to factor। तो आपको पता है diminishing returns to factor क्या होता है? ये आपका एमपी है, इनवर्स यू। तो आप क्या डेफ लिखोगे diminishing returns to factor में? with every additional increase in variable factor
a point comes from where the marginal production goes on falling. So diminishing returns to factor का मतलब है the marginal production falls with every additional unit of variable factor. The second stage in the production cycle shows the diminishing returns to factor. इसके रीजंस क्या दोगे? बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी, जब आप रिसोर्सेज को बियॉन्ड कैपेसिटी यूज करते हो तो वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाते हैं. फिक्स फैक्टर्स को जब आप बियॉन्ड उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करते हो, एक मशीन है, लेबर बढ़ाते जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पर लेबर तो ज़्यादा हो गई है लेकिन मशीन अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रही है. उसके बाद और ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करोगे तो हर एडिशनल लेबर से उसकी प्रोडक्शन कम ही होगी. दूसरा, स्केयर सिटी ऑफ फैक्टर्स. अगर आपके पास फिक्स फैक्टर्स की शॉर्टेज या स्केयर सिटी है, तो अगर शॉर्टेज या स्केयर सिटी है फिक्स फैक्टर्स की, तो भी आप उसका मैक्सिमम कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन उसका नहीं ले पाओगे, क्योंकि शॉर्टेज है, हर कोई उसको यूज़ करना चाह रहा है, ज़्यादा लेबर होती जाएगी, मशीन सिर्फ दो ही हैं और लेबर बढ़ती जा रही है, तो पूरा कोऑर्डिनेशन मिल नहीं पाएगा, उस वजह से भी आपका प्रोडक्शन फॉल करेगी. ये 2 पॉइंट आपको लर्न करके समझाने हैं. हाँ जी, ट्रू फॉल्स फटाफट. अक्षिता, पहले का आंसर ट्रू या फॉल्स रीजन के साथ डायग्राम बना के चलो. ये आपका एसी कर्व है, ये आपका एवीसी कर्व है. हाँ जी, क्या आंसर है पहले का अक्षिता? True, false. फॉल्स. एसी कर्व AC curve never cuts AVC at its minimum. AC curve is a sum of AFC plus AVC. It is always above both the curve, and with every additional output produced, the difference between both of them goes on falling, but they never intersect each other. Vihan, AP curve and MP curve are U-shaped curve. True or false? Vihan, Shreyan, True. Shreyan. फॉल्स. फॉल्स है. विहान, तेरे को देख के नहीं पता लग रहा? एपी और एमपी का इनवर्स यू है. तेरे को अच्छा, मैं दिखा नहीं ये दिखा. यू होता है, ये यू होता है. भाई हाँ, अगर आप फॉल्स है आप लोग फॉल्स. ऐसी मिस्टेक करोगे तो मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको पहले बोल दूं. हाँ. आई एम नॉट आंसरेबल फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ शिट कि आप ये मुझे समझा रहे हो कि ये है. आप नर्वस होते हो, क्या होता है? प्रैक्टिस इट. आपको यू और इनवर्स यू में फर्क ही समझ नहीं आ रहा. हाँ जी. तो एपी एंड एमपी कर्व आर इनवर्स यू, नॉट यू शेप. हाँ जी. परमजोत, AR and M are always equal to each other. Yash, Param, False. false. AR and MR are equal only in perfect competition. Always नहीं होता वो. Always का तो मतलब हो गया कि आपका imperfect competition में. Imperfect competition में आपका AR फॉल करता है, AR फॉल करता है तो MR फास्टर रेट पे फॉल करता है. MR इज लेस देन AR. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR MR के बराबर होता है. ठीक है. अगला, यश, डी पार्ट का आंसर दे. Total cost curve and total variable cost curve are, yes sir, they are parallel to each other. वेरी गुड. टीसी और टीवीसी पैरेलल क्यों है? ये आपका टीएफसी क्योंकि है. कॉस्ट फिक्स्ड रहती है. टीसी, टीवीसी और टीसी पैरेलल क्यों है? क्योंकि टीसी और टीवीसी का डिफरेंस इज टीएफसी, और टीएफसी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए वो दोनों पैरेलल निकल जाते हैं. राइट. लास्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, पढ़ो जरा. कौन सा आइडेंटिफाई करो और कौन सा लॉ डिपिक्ट हो रहा है डायग्राम, वो बताओ. आइडेंटिफाई द लॉ. कौन सा लॉ है? यश, विहान, परम, श्रेयान, अक्षिता, कौन सा लॉ लग रहा है इसके पीछे इस डायग्राम में? DMU. लॉ ऑफ DMU. वाई? बिकॉज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम, द MU स्टार्ट्स फॉलिंग ड्यू टू लॉ ऑफ DMU. तो लॉ इसके पीछे कौन सा लग रहा है? लॉ ऑफ DMU. शाबाश विहान. बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो फटाफट. 0.5. परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 40.
कह रहा है क्वांटिटी डिमांड फॉल्स फ्रॉम 150 टू 120, तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। ईड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं हम पहले। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी इज 30, ओरिजिनल क्वांटिटी इज 150 इंटू 100, 20। तो ये आ गया आपका 20%, ये आ गया आपका 40%। तो 1/2 सर 0.5। हाँ, सर ये क्या बोलते हैं, -20 आएगा ना चेंज इन नहीं क्वांटिटी माइनस तो हम ब्रैकेट में परसेंटेज। वैसे ही लिख देते हैं। ओ, क्योंकि जो 150 से 120 कह रहे तो माइनस हो गया ना, अगर 150 से 180 होता तो +30 होता ना, माइनस नहीं होगा वो तो। नहीं नहीं, वो लिखते हम ऐसे ही हैं, माइनस ब्रैकेट में लिख अच्छा देते हैं, अच्छा। उसका कोई ओके ओके। रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नो तो सर। ये आपका यस सर। पूरा हमने एक माइक्रो का पेपर कर लिया सॉल्व।